नमस्कार साथियों, ज्ञानायन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और पिछली दो कक्षाओं में वर्णमाला से जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों की बात कर रहे थे। तो आइए एक बार उनको पुनः रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में अपन आज के अपने वर्णमाला के तीसरे पार्ट की और अंतिम भाग की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए, पिछली कक्षा में हमने स्वर से जुड़े हुए कुछ तथ्य और उसके बाद में स्वर और व्यंजन की बात की थी। स्वर के मामले में हमने जाति के आधार पे स्वरों का भेद किया था और वहां हमने पढ़ा था एक तो अजातीय और एक सजातीय। अजातीय यानी असवर्ण और सजातीय यानी सवर्ण। आपसे मैंने यह भी कहा था कि जब भी जाति के आधार पे अपन स्वरों को बांटेंगे तो हमेशा किस रूप में आएंगे? स्वर है वो एक समूह में आएंगे, एक ग्रुप में आएंगे। जैसे कि अ के साथ अगर आ रहा है तो ये उच्चारण के आधार पे या फिर प्रयत्न के आधार पे कहीं न कहीं एक दूसरे के समान है। प्रयत्न या उच्चारण के आधार पे एक दूसरे के समान है तो अपन इनको क्या कहेंगे? ये सवर्ण है या सजातीय है। अगर यहां मैं कहूं कि दिया हुआ हो ए और आई तो बताओ इनको क्या कहेंगे? कल मैंने आपको एक स्पेशल हिंट दी थी, एक स्पेशल बात बताई थी, सीधे सीधा एक नियम बताया था कि अगर ए आई ओ औ आए तो ये किस में गिने जाएंगे? ये अजातीय, ये अजातीय स्वर कहलाएंगे क्योंकि इनका जो मेल है वो अ और ई या अ और उ से बना है। तो इसलिए ये क्या है? दोनों असमान है, इसलिए इनको अजातीय या असवर्ण कहेंगे। उसके बाद हमने दूसरी बात की थी, वो की थी व्यंजन की। हमने पहले तो देखा था कि व्यंजन है वो दो भागों में बांटे थे। एक तो वर्गीय यानी जो सीधे सीधे वर्गों में, जैसे क वर्ग है, जैसे च वर्ग है, जैसे ट वर्ग है, जैसे त वर्ग है और प वर्ग। हिंदी में हमारे पास ये 5 वर्ग है और इन 5 के साथ साथ दो है, एक तो अंतस्थ और एक है ऊष्म। ये दोनों किस में गिने जाते हैं? ये अवर्गीय में, यानी इनका क्या है? कोई वर्ग नहीं है। तो ये बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, और यहां हमने कितने भेद बांटे थे? 8। पहला स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी यानी केवल सूकर, प्राणवायु बाहर निकलती है। या तो सबसे पहले कि हवा केवल इनको टच करे और सीधे सीधे अबाध रूप से सामने निकल जाए, तो वैसे को हमने क्या पढ़ा था? स्पर्शी वर्ण। और ये कितने हैं? क वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग और प वर्ग। यानी कि हमारे 5 जो चारों वर्ग है, कौन से को? च वर्ग को छोड़कर वो कैसे हैं? वो स्पर्श व्यंजन है। और उसके बाद हमने दूसरी बात हमने की थी, वो की थी स्पर्श। और स्पर्श के साथ साथ क्या हो? संघर्षी हो, यानी उसमें अपने को वर्ण है वो कौन से है? वो ठहरता हमारे पास च वर्ग एक।
और आपसे ये भी कहा था ये क्या करता, च वर्ग में थोड़ा सा भार बढ़ जाता, इसलिए वाक तंत्र है वो थोड़ा सा एक दूसरे के निकट आने लग जाते हैं, उसकी झिल्लियों पर, उसकी परतों पर भार पड़ता है, तो बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था संघर्षी। तीसरा कौन सा पढ़ा, संघर्षी। और वहां हमने पढ़े थे जो हमारे ऊष्म व्यंजन है स और ह, ये क्या कहलाते हैं, ये संघर्षी कहलाते हैं। यानी इनके उच्चारण में हमारे वाक तंत्र पर पूरा का पूरा जोर पड़ता है, हवा है वो रगड़ खाते हुए यहां से ऊपर की ओर बाहर निकलती है। उसके बाद चौथी बात की थी हमने नासिकीय ध्वनियां। चौथी बात किसकी की थी, नासिकीय ध्वनियां। यानी जो पांचवा वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, या पंचम वर्ण है जो, वो क्या कहलाता है, वो नासिकीय ध्वनियां कहलाती है। और इनके उच्चारण करते वक्त हवा है वो हमारे नाक से बाहर निकलती है। और इनको हमने ये भी बात की थी कि उच्चारण के अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद छठी हमने बात की थी, वो की थी पार्श्विक व्यंजन। कौन सा, पार्श्विक। पार्श्विक यानी जहां जीव क्या हो, जिस वर्ण के उच्चारण करते वक्त ठेठ पीछे जाके टच हो, मूर्धा को टच हो, और पार्श्विक कौन सा है, ल। उसके बाद अगली बात की थी हमने सातवां, प्रकंपित। कौन सा, प्रकंपित, या इसको क्या कहते हैं, लुंठित, लुढ़का हुआ। और आपसे हिंट बताई थी कि जहां प के साथ र मौजूद हो इसका मतलब क्या है, र। तो प्रकंपित वर्ण कौन सा है, र। उसके बाद आठवीं बात की थी, वो की थी उच्चिप्त वर्ण की। और उच्चिप्त वर्ण कौन से हैं, उच्चिप्त वर्ण है वो है ड़ और ढ, इनके नीचे नुक्ता रहता है। दूसरी यहां इनसे जुड़ी हुई दो बातें हमने और की थी, कौन सी, एक तो ये कि ये हिंदी के अपने वर्ण हैं, हिंदी के अपने वर्ण है, यानी इनका संस्कृत में प्रादुर्भाव नहीं था, किसी अन्य भाषाओं में ये शब्द काम में नहीं लिए जाते थे, लेकिन हिंदी में इनका जन्म हुआ है। दूसरा, इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है, शब्द शुरू नहीं होता है, यानी कोई शब्द, किसी भी शब्द के आरंभ में ये शब्द नहीं आएंगे, ये वर्ण नहीं आएंगे। जैसे कि पढ़ना, तो यहां देखो बीच में आया, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं ढक्कन, तो यहां ढक्कन के नीचे मैंने नुक्ता नहीं लगाया है। तो कोई भी ऐसा शब्द जो क्या है ढ से शुरू होता है लेकिन उसमें नुक्ता नहीं लगता है, तो वो क्या उच्चिप्त ध्वनियों से शुरू नहीं होता है। उसके बाद हमने बात की थी अगली, वो की थी दूसरा सुव्यंजनों का भेद, वो था किसके आधार पे, उच्चारण स्थल के आधार पे, यानी बोले कहां से जाते। और इसका एक सामान्य सा फॉर्मूला ठहरता है हमारे पास। सबसे पहले क्या है, कंठ, उसके ऊपर कौन सा है, तालु, तालु के ऊपर कौन सा है वहां मुर्दा, मुर्दा के बाद में दंत, दंत के बाद में ओष्ठ। अब ये हमारे पास उच्चारण स्थल है, तो एक एक करके हमें सामान्य सी बात है कि पहले कौन सा आता है, क वर्ग आता है, तो क वर्ग को लिख लिया। उसके बाद हमने किसकी बात की थी, विसर्ग की। उसके बाद ह, और साथ में स्वर कौन से, एक और दो, यानी अ विसर्ग और क वर्ग है, ये कहां से बोले जाते हैं, कंठ से। और कंठ से निकलने वाली ध्वनि क्या कहलाती है, कंठ। कंठ से निकलने वाली ध्वनि क्या कहलाती है, कंठ। ठीक वैसे ही दूसरा तालु, क वर्ग के बाद में कौन सा आता है, च वर्ग, तो ये लो च वर्ग। इसके बाद हमने शुरू कर लिया था, एक लेना है ऊष्म और एक लेना है अंतस्थ, ये ले लिया हमने स ऊष्म और ये ले लिया अंतस्थ। और इसके साथ साथ में हमें क्या लेना है, स्वरों में ई और ई, तो ई का उच्चारण स्थल क्या है, तालु है। तालु से निकलने वाली ध्वनि क्या कहलाती है, तालव्य। ये लो हमारे तालव्य वर्ण पूरे हो गए। उसके बाद में तीसरा है मूर्धा, च वर्ग के बाद में कौन सा वर्ग आता है, ट वर्ग, तो ट वर्ग। च के बाद में कौन सा स आता है, मूर्धन्य स, या य के बाद में र, इसके अलावा री। तो ये हमारे पास क्या हो गए, मूर्धन्य वर्ण हो गए। मूर्धा से निकलने वाली ध्वनि क्या कहलाती है, मूर्धन्य, तो ये मूर्धन्य हो गए। उसके बाद हमने बात की थी दंत की,
ट वर्ग के बाद में त वर्ग, तो ये लो त वर्ग, स के बाद में स, और र के बाद में ल, और री के बाद में। यहां ध्यान ये रखना है कि दंत स्वर कोई नहीं है। हमने पहली ही क्लास में बात कर ली थी कि किसी भी स्वर का उच्चारण स्थल है वो दंत है ही नहीं, तो दंत में स्वर कोई नहीं आएगा। और यहां दांतों से बोली जाने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? दंते ध्वनियां। उसके बाद में ओष्ठ, ओष्ठ में क्या बचा हमारे पास? प वर्ग, और प वर्ग के साथ में यहां देखो ह, इसके बाद ह आना चाहिए, ह हमने यहां लिख लिया तो कुछ नहीं आएगा। व को हम वैसे दंतोष्ठ में पढ़ते हैं तो वह भी यहां नहीं आएगा। और स्वर हमारे पास कौन से बचे थे? दो, उ। तो ये दो स्वर बोले जाएंगे। और ओष्ठ से बोली जाने वाली ध्वनियां क्या कहलाती थी, या क्या कहलाती है? ओष्ठ। तो ये लो ओष्ठ, ये हमारा उच्चारण स्थल। इतनी देर की बात, आपके जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वर्णमाला से, अधिकांशतः प्रश्न है वो यहीं से पूछे जाते हैं। और कितना आसान मामला है कि हमें क्या करना है, इनको एक सीक्वेंस में, एक क्रम में याद करना है, और उसके बाद में अपने आप आते जाएंगे। कहीं दिक्कत ही नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। अगर आप ऐसे याद रखते हैं तो आसानी से 1 मिनट में आप पूरे की पूरी वर्णमाला को कंठस्थ कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ और खास पढ़े हमने। क्या खास पढ़े? एक तो पढ़ा हमने दंतोष्ठ। दंतोष्ठ यानी जो दांत और होठों के बीच के भाग से बोले जाते, और ऐसी ध्वनि कौन सी है? व। उसके बाद एक और हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? काकल्य, या इसको क्या कहते हैं? आहलजीव्य। ये कौन सा है? हाँ, काकल्य मतलब कंठ के ठीक है, ये कंठ है हमारा, इसके नीचे का स्थल, यहां से जो वर्ण बोला जाए वो क्या कहलाता है? काकल्य। तो ह क्या है? काकल्य वर्ण है। दो बातें ये की थी। उसके अलावा याद कीजिए, हमने ओ, औ और ए और ऐ के उच्चारण स्थल देखे थे। ये तो क्या है? कंठ, कंठ तालु, यानी कंठ ताले हुए ध्वनियां। और ये क्या कहलाएगी? कंठ ओष्ठ। ये बात पूरी हो गई, यहां आपके उच्चारण स्थल है वो कंप्लीट हो गए। अंतिम बात है वो यहां, ये बात हमने कर ली थी। और आज अपनी विधिवत रूप से कक्षा शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे इसके आगे कुछ और भेद। और आज हम जो पहला पढ़ रहे हैं वो किसके आधार पे पढ़ रहे हैं? श्वास वायु के आधार पे। किसके आधार पे पढ़ रहे हैं? श्वास वायु, यानी हमारे श्वास से या जो वर्ण बोलते हैं उसमें जो हवा बाहर आती है, जो हवा बाहर निकलती है, वो उस हवा के आधार पे अपन वर्णों को कितने प्रकार से बांट सकते हैं। तो उसके आधार पे कितने बांटे जाते हैं? दो। कौन कौन से? एक तो अल्प प्राण। अब प्राण का अर्थ क्या होता है? वायु। प्राण का अर्थ वायु और अल्प का अर्थ कम, यानी जिनको बोलते वक्त हवा कम मात्रा में बाहर आए तो वो क्या है? अल्प प्राण। और दूसरे महा का अर्थ होता है बड़ा, मोटा, और महाप्राण यानी जहां हवा क्या हो, वायु क्या हो, ज्यादा मात्रा में बाहर आए। परिभाषा रटनी ही नहीं है, आराम से दोनों शब्द रट लोगे। अल्प का अर्थ कम और प्राण का अर्थ वायु, यानी जहां कम वायु बाहर निकले, अर्थात जो बहुत आसानी से बोले जा सकते, वो क्या है? अल्प प्राण। महाप्राण यानी उनमें क्या रहता है, ये थोड़ा सा समझना है। यहां ध्यान ये रखना है कि हकार की ध्वनि निकलती है, ह की जो ध्वनि निकलती है उसको क्या कहते हैं? अपन हकार कहते हैं। तो जैसे कि मैं कहूं ये लो क, तो ये जो ख है वो बना किससे? क, और इसके साथ में ह की ध्वनि से। तो जैसे बोले हमने क क क क, तो ऐसे क क करते करते क्या हो गया? ख। या फिर त के साथ हम क्या जोड़ लें? ह, तो ये क्या बन जाएगा? त त त थ, ऐसे करते करते क्या हो गया? थ हो गया। तो ये जो वर्ण क्रम है हमारा वो कहां से आया कि हम पहले क्या लिखते हैं? अल्प प्राण, और उसके बाद में उसका महाप्राण। तो ये जो पहला वर्ण है ये सब के सब क्या है? एक दूसरे के, यानी पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। आइए इनकी परिभाषा देख लें, उसके बाद बात करते। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु यानी हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है और उच्चारण में कम श्रम, श्रम यानी मेहनत, अर्थात जहां मेहनत करनी नहीं पड़े, या तो स्वर ऐसे हमने पढ़ा था कि स्वर आसानी से स्वतंत्रता से बोले जा सकते हैं, तो एक तो स्वर बन जाएंगे, या स्वरम करना ही नहीं पड़े, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ये अल्प प्राण है कौन कौन से? याद क्या रखेंगे? अल्प प्राण यानी एक
3 और 5। अगर आप यहां भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको और अच्छे से समझे कि वास्तव में अल्प प्राण होता क्या है या कैसे अपन लिखते हैं। ये देखो हमने क्या लिखा, कोई भी वर्ग का ये पहला वर्ण लिखा हमने, तो ये क्या है क। क का बड़ा रूप, क में ह ध्वनि आने से क्या बना ख, फिर क्या आया ग, फिर इस ग में ह के मेल से क्या बन गया घ, और फिर य। तो अब ये इसका बड़ा रूप है और ये इसका बड़ा रूप है, तो इन दोनों को निकाल देंगे और प्रत्येक वर्ण वर्ग से दूसरा और चौथा निकाल देंगे। बचेगा क्या 1 3 5। और लॉजिक क्या है इनके पीछे कि ये तीनों ध्वनियां है वो आसानी से बोली जाती है, इसलिए इनको किसमें गणना, इनकी गणना किसमें करते हैं अल्प प्राण में करते हैं। तो ये लो पहला, ये लो पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, उसके साथ साथ य र ल व। अब एक और बात ध्यान रखनी, क्या ध्यान रखना है कि जहां जहां स्वर आएंगे, यानी जहां जहां स्वर ठहरेंगे य र ल और व हमेशा इनके साथ आएंगे। अगर सर्व स्वर है वो अल्प प्राण है तो ये यर अलावा भी यानी अंतस्थ ध्वनियां भी क्या है अल्प प्राण। अगर सभी स्वर घोष है तो यर अलावा भी क्या है घोष है, यानी इनको स्वर से अलग करना ही नहीं है। तो एक ट्रिक हमारे पास ये बन गई कि यर अलावा को तो अपन क्या करेंगे हमेशा स्वर के साथ रखेंगे। तो ये लो स्वर आ गए और स्वर के साथ साथ क्या आ गया हमारे पास यर अलावा, और सभी स्वर क्या है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण कौन कौन सी ध्वनियां है, यानी एक अल्प प्राण कौन सी ध्वनियां है 1 3 और 5। उसके बाद में स्वर, स्वर पूरे के पूरे क्या है अल्प प्राण, और स्वर जहां आएंगे हमने क्या कहा वहां अंतस्थ, अंतस्थ यानी कि य र ल और व, ये सारे के सारे क्या है अल्प प्राण है। मामला हुआ क्लियर। ये दूसरा श्वास वायु के आधार पर भेद कौन सा है महाप्राण। महाप्राण यानी बड़ी मात्रा में हवा निकलना। तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में और तीव्र गति से, क्योंकि हवा ज्यादा होगी तो जल्दी बोलने के लिए अपन क्या करेंगे फिर जोर देंगे, जोर पड़ेगा तो वो एक साथ हवाएं उठेगी और एक साथ हवा उठेगी तो उनपे जोर भी इसीलिए पड़ता है। तो तीव्र गति से बाहर की ओर निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। इनके उच्चारण में एक प्रकार की हकार, ये बात पिछली बार मैंने कर ली कि जैसे हमने क में क्या करेंगे ह की ध्वनि जोड़ेंगे तभी क्या बनेगा ख बनेगा, और ये जो ख बना ये किसमें किससे बना है क से ही बना है। तो इसको क्या कहते हैं हकार, यानी ह जैसी ध्वनि साफ सुनाई देती है। दोस्तों आजकल जिस तरीके से आरपीएससी और राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड प्रश्न पूछ रहा है, वहां इन प्रश्नों के आने की गुंजाइश है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप विशेष करके इनको ध्यान रखेंगे कि इसका अर्थ क्या है या किस रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। ये चीजें आपको और कहीं नहीं मिलेगी या ठीक ठाक किसी किताब में भी लिखी हुई नहीं मिलेगी या अपन समझ नहीं पाते। तो ये जो हकार जैसी ध्वनि है उससे क्या बनता है महाप्राण। यही कारण है कि पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण और चौथा उसका महाप्राण। तो हकार जैसी ध्वनि साफ सुनाई देती है। और महाप्राण है कौन कौन से, तो 2 और 4, 1 3 5 हमने पहले लिख लिए थे। एक तरफ 1 3 5 और दूसरी तरफ 2 और 4। यहां क्या आएंगे स्वर, तो इधर ऐसा कुछ नहीं है। यहां कौन सी ध्वनियां थी अंतस्थ, तो यहां कौन से आ जाएंगे ऊष्म, यानी जो स स ह है तो वो आ जाएंगे। तो यहाँ ऊष्म व्यंजन है वो इसके साथ आते हैं स स ह, ये हमारे रहेंगे। इस एक और ये ध्यान रखना कि हमने जो उत्सिप्त वर्ण लिखे थे कौन से लिखे थे, एक तो लिखा था ढ और एक लिखा था ढ। ये कई बार पूछे गए कि ढ है वो अल्प प्राण ध्वनि और सघोष है या ढ है ये महाप्राण और सघोष है। तो इनका भी ध्यान रखेंगे विशेषकर
कि ढ है, अब देखिए ये बना ट, ठ, ड, ड, उसके बाद में ढ, ढ और ढ और ण। तो ये जो ग्रुप है ये किस क्रम पे आ रहे? 1 2 3, यानी 3 तो हमने किस में पढ़ा था? अल्प प्राण में पढ़ा था। और ये ढ किससे बना है? ढ से, ढ से ही बना है। ढ किससे बना है? ढ से बना है। तो ये किस में गणा जाएगा? अल्प प्राण। जबकि ढ कितने नंबर का है? 4 नंबर का। 4 नंबर की बात हम कहां कर रहे थे? महाप्राण में। तो इसकी गणना कहां करेंगे? महाप्राण में। यानी कि एक क्या है, ये जो ढ है वो तो है अल्प प्राण और ढ है वो क्या है? महाप्राण है। ये विशेष कर ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न आने वाला है वो आपके यहीं से आने वाला है। तो 3 पढ़ लिए हमने, इसके साथ साथ यहां लिख लेंगे ड। उम्मीद करता हूं कि श्वास वायु के आधार पर वर्ण है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इनके पीछे किस तरीके से लिखते हैं ये कारण भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। अगला है वो है स्वर तंत्रिका में, अगला जो है वो है स्वर तंत्रिका में, यानी जो हम जहां से बोलते हैं, जहां से ध्वनि निकलती है, उसके अंदर जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन के आधार पे हम वर्णों को कितने भागों में बांटते हैं। तो इस आधार पे भी अपन 2 प्रकार, या तो क्या कहेंगे, वाइब्रेशन कंपन ना हो, तो ऐसे अगर नहीं हो तो क्या कहलाएंगे? अघोष। घोष का अर्थ होता है गूंज या अकंपित, अघोष या अकंपित। और दूसरा जहां क्या हो, कंपन हो, वाइब्रेशन हो, तो वो क्या कहलाएंगे? सघोष या घोष। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि श्वास तंत्र, सॉरी, स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पे वर्णों के भेद होते हैं, फिर वो विकल्प देगा अल्प प्राण और महाप्राण, सघोष और अघोष, अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण और घोष। इस प्रकार के वो विकल्प देगा और अपन कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कि कंपन ना हो, ना का वैसे मैंने आपको ट्रिक बता दी थी कि अगर किसी वर्ण के आगे लग रहा है इसका सीधा सीधा मतलब है नहीं, तो आपने कंफ्यूज होना ही नहीं। अ का अर्थ नहीं और ना पूछा जाए इसका मतलब ना जोड़ दो अ को, तो अघोष, और जहां कंपन हो वहां सघोष। आइए पहला पढ़ते। पहले कौन से पढ़े? अघोष। अ के साथ हमेशा किसको रखना है? एक को रखना है, भले ही अल्प प्राण हो या महाप्राण हो। अल्प प्राण हो तो क्या करेंगे? 1 3 5 लिख लेंगे, और अघोष हो तो यहां क्या लिखेंगे? 1 और 2 लिख लेंगे। इसका स्वर तंत्रिका आधार पे पहला हमारे पास क्या है? अघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनके उच्चारण में केवल श्वास का ही प्रयोग होता है, यानी हवा सीधे सीधे बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये है कौन कौन से? पहला और दूसरा, यानी 1 और 2 क्या है? घोष, अघोष। अब अ का अर्थ नहीं और घोष में कितने वर्ण है? 1 और 2। इसका मतलब अपने ऐसे याद रख सकते हैं कि घोष में 1 2 है, तो 1 2 वाले तो क्या है? अघोष है। और अल्प प्राण में अ के बाद में देखो यहां 3 है, तो अपन सीधे याद रख सकते हैं 1 3 और 5, ऐसे करके ट्रिक बना के इनको याद कर सकते हो ताकि याद रह जाए। नहीं तो सीधे सीधे याद रख सकते हो कि पहले 2 निकलते हैं उनमें कंपन नहीं होता है, और उसके बाद में 3 4 5 में कंपन होता है। और दूसरी बात हमने कर ली थी कि जहां जहां क्या आएंगे? स्वर आएंगे, तो जिस तरफ स्वर होंगे यर उसके साथ आएंगे, और यर जिसके साथ आएंगे उसके ठीक विपरीत दिशा में क्या आएंगे? उसमें वर्ण आएंगे स, स और स। अब सबसे बड़ा खेल यह है कि यह जो है वो उसमें होते हुए भी यहां अघोष के साथ नहीं लिखा जाता है। यहां से ह कहां जाएगा? घोष की तरफ जाएगा, घोष होता है। तो
हमारे पास 3 ये बचे और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, वो अघोष होता है। उसके बाद अगला सघोष या घोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री या स्वर तंत्र का एक ही बात है, स्वर तंत्र, स्वर तंत्र में कंपन होता है मतलब सघोष, नहीं होता है मतलब अघोष, उन्हें सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। इनके उच्चारण में गूंज या नाद, नाद का अर्थ होता है कंपन जैसा, तो कंपन पैदा होता है। अब ये होता कौन कौन से हैं, ये देखो। अब 1 2 तो उधर लिख दिए, तो 3 4 और 5, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, घोष होता है। और हमने बात की थी यर लव भी क्या है, घोष है, और जिधर यर लव है उधर ही क्या होंगे, स्वर होंगे। तो स्वर भी कैसे है, घोष। और हमने याद करो पिछली कक्षा में पढ़ा था कि सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। उसके बाद में हम सभी स्वर भी क्या है, घोष, तो ये सारे के सारे घोष है। और ये लो ड़ और ये जो ढ है, यानी जो उत्सिप्त वर्ण है, ये उत्सिप्त वर्ण क्या होते हैं, घोष होते हैं। ये विशेष करके याद रखिएगा कि ये जो ड़ है ये क्या है, ये घोष है, और क्या है, ये अल्प प्राण है। और ये जो ढ है ये क्या है, ये भी घोष तो है, लेकिन ये कैसा है, महाप्राण है। और यहां से आपके एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। अगर आप सीईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप इनका विशेष ध्यान रखना, नहीं तो ये आपके एक प्रश्न टपकने वाला है। तो ये ढ और ढ क्या है, घोष ध्वनियां हैं। आइए वर्णों के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं, कुछ और सामान्य जानकारियां हैं वो इकट्ठी करते हैं। उससे पहले हमने जो अक्षर पढ़ा था, इस अक्षर के भी 2 भेद होते। अक्षर के कितने भेद हैं, 2। कौन से, एक तो है बधाक्षर और दूसरा है मुक्ताक्षर। और आसान सा मामला है, ये कल ही नेट परीक्षा में पूछा गया कि बधाक्षर किसे कहते हैं, यानी जो पढ़ रहे हैं वही अपने काम भी आ रहा है। नेट में ही पूछा गया कि बधाक्षर किसे कहते हैं, यानी जिन शब्दों के अंत में या अक्षरों के अंत में स्वर न हो वो क्या कहलाएंगे, बधाक्षर। यानी जिसके अंत में व्यंजन ध्वनि हो, व्यंजन का अर्थ यही हुआ कि स्वर नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं आप, अब ये जैसे ही हलंत लगा ये क्या हो गया, प से स्वर निकाल लिया, इसका मतलब ये क्या है, बधाक्षर है। तो जैसे अर्थात है, नाम है, पश्चात है, ये सारे के सारे क्या है, बधाक्षर है। दूसरा क्या होता है, मुक्ताक्षर। मुक्ताक्षर में क्या होती है, अंत में स्वर ध्वनि होती है। और जैसे जा, तो ज, और इसमें क्या है, आ, तो ये लो ये क्या है, स्वर, इसका मतलब ये क्या है, मुक्ताक्षर है। जैसे रोटी, अब रोटी में देखेंगे तो अंत में क्या आएगा, ई आएगा। जैसे लड़की, लड़की में भी क्या है, ई, तो ये क्या है, मुक्ताक्षर। याद रखने योग्य 2 बातें हैं, एक तो अक्षर के कितने भेद होते हैं, अक्षर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2, एक तो बधाक्षर और दूसरा मुक्ताक्षर। बधाक्षर यानी जिसके अंत में व्यंजन हो अर्थात स्वर नहीं हो, मुक्ताक्षर यानी जिसके अंत में स्वर हो। अब बढ़ते हैं आगे। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। अब तक हम वर्णमाला पढ़ रहे थे तो ये वर्णमाला हमने अच्छे से पढ़ ली और उसमें देख लिया कि वर्ण होते कितने। अभी जो 2025 की असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की जो परीक्षा थी उसमें सीधे सीधे पूछा गया, कथन दिए गए और उसमें कहा गया हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। ये प्रश्न पूछा गया, मूल व्यंजन कितने हैं, 33, कुल व्यंजन 40 और कुल वर्ण पूछ लिए तो वो हमारे पास हो गए 53। ये हिंदी निदेशालय ने माना है, वो तय करता है। एक सरकारी संस्था कह रही है कि हमारे पास हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, औपचारिक रूप से हमारे पास 53 वर्ण है।
तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले तो हमारे पास कौन से हैं? स्वर। स्वर कितने हैं? स्वर हमारे पास ठहरते हैं 11। तो 11 तो स्वर हो गए, और अनुस्वार और विसर्ग ये भी 2। इन दोनों को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह यानी अ का अर्थ क्या है? नहीं, और योग का अर्थ है मेल, अर्थात जिनका किसी के साथ मेल नहीं है। किसके साथ? स्वर और व्यंजन, इन दोनों के साथ क्या है? इनका मेल नहीं है, इन दोनों के साथ ये नहीं आते, इन दोनों में इनकी गणना नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अयोगवा। तो ये कितने हैं? ये 2 है। और अक्सर क्या किया जाता है? इनको स्वरों के साथ लिखा जाता है, इसलिए हमारे यहां भी मैंने साथ लिख लिए कि ये इनके साथ आते हैं। बाकी ध्यान रखना योग्य ये बात है कि ये अयोगवा ना तो स्वर के साथ गिने जाते हैं और ना व्यंजन के साथ गिने जाते हैं। तो 11 और 2 कितने हो गए? 13 वर्ण हमारे पास आ गए। ये लो। उसके बाद आते हैं व्यंजन पे। मूल व्यंजन कितने हैं? तो ये कितने हैं? 5। ये भी 5, ये भी 5, ये 5, ये 5। तो हमारे पास कितने हो गए? ये तो 25 तो हो गए वर्गीय व्यंजन, और ये 4 और ये 4, 8 क्या हो गए हमारे पास? अवर्गीय व्यंजन। और उसके साथ साथ 4 क्या हो गए? ये संयुक्त व्यंजन, और 2 क्या हो गए? उत्सिप्त व्यंजन। अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये जो 25 और 8 है, यानी कि ऊष्म तक के जो है 5 वर्ग प्लस अंतस्थ और ऊष्म, ये सब क्या है? ये मिला के संख्या कितनी होती है? 33। तो ये जो 33 है, यही हमारे पास क्या है? मूल व्यंजन है। ये ध्यान रखिएगा, कथन दिया जाएगा और सीधे सीधे कहा जाएगा हमारे पास मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, और हम कहेंगे नहीं 40 है, और ऐसे करके अपन गलत करके आएंगे और फिर आके पछताएंगे भी कि लो 1 नंबर का तो सत्यानाश करके आगे। और इससे आसान और कुछ नहीं है। और जिस दिन ऐसे प्रश्न टपकने लगते हैं ना, ऐसे प्रश्न जब उठ जाते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। फिर लगता है कि अरे यार ये तो मैं गलती कर बैठा। तो इस गलती का एक ही बचाव है कि हम अच्छे से समझें कि मूल व्यंजन क्या है अलग से, या कुल व्यंजन क्या है। तो ये तो हमारे पास क्या ठहर गए? मूल। अब इसके साथ साथ जो 4 संयुक्ताक्षर और 2 ये, अच्छा ये जो उसके साथ क्या जोड़ेंगे? एक विशिष्ट व्यंजन। क्या जोड़ेंगे? विशिष्ट व्यंजन। ये जो ळ लिखते हैं, ये ळ क्या है? विशिष्ट व्यंजन है। अब जोड़ देंगे 33 और 6 39 और 41, ये हमारे पास क्या हो गए? कुल वर्ण हो गए हैं। तो कुल वर्ण कितने हो गए हैं? ये लो, यहां लिखा हुआ भी है आपके सामने कि ळ। तो ये कितने हो गए? 7। 33 और 7 40 वर्ण है, वो हमारे पास क्या है? कुल वर्ण है। और इन 40 में से 33 मूल है और 6 है और 7 है वो गौण है। इनको अलग अलग याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं कुछ और सामान्य तथ्य, कुछ और सामान्य बातें जो वर्णों से जुड़ी हुई है। पहला तो जो री स्वर है, री स्वर का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है। तत्सम शब्द, यानी जिस भी शब्द में ये री जुड़ा रहेगा, हम क्या कह मानेंगे? वो शब्द किसका है? तत्सम है, यानी संस्कृत का है। हिंदी या तद्भव शब्द में री स्वर नहीं आता है। 2 बातें आपके काम की। एक तो तथ्य पता चल गया कि री है वो संस्कृत शब्दों में ही आता है, हिंदी में नहीं लिखा जाता। दूसरी बात, जब भी अपन आगे तद्भव तत्सम शब्द पढ़ेंगे उस समय हमारे लिए एक काम आसान हो जाएगा कि जिस शब्द में री लगा हुआ है वो तत्सम शब्द है। उसके बाद दूसरा, जब 2 या अधिक व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं रहता है तब उनको सयांगी, ध्यान रखना कई बार संयुक्त वर्ण न कह के उनको क्या कहा जाता है? सयांगी वर्ण कहते हैं। का पूछा जाएगा कि सयांगी व्यंजन कौन से है, सयांगी व्यंजन किसे कहते हैं? तो सयांगी व्यंजन किसे कहते हैं? कि जब 2 या अधिक वर्णों के बीच में क्या नहीं रहे? स्वर नहीं रहे, तो उनको क्या कहेंगे? सयांगी या
संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और त, ये ऐसे होता है क त। और इसके साथ साथ एक और नियम आपको बता दूं कि जो खड़ी पाई वाले वर्ण है, जैसे कि ग है, अगर इनको आधा करना होता है तो इनकी क्या करते हैं, खड़ी पाई हटा लेते हैं। और जैसे क और फ है, ये क ऐसे लिखते हैं और फ ऐसे लिखते हैं, अगर इनको हलंत करना हो तो इनका जो आधा हिस्सा है यहां से, ये जो पूंछ है इनकी काट देते हैं। पूंछ को काटने के बाद में ये क्या माने जाएंगे, हलंत माने जाएंगे। तो ये भी अपन मानकीकरण में पढ़ते हैं, इनके लिखने का तरीका। तो क और त ये कत है, तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक उसी तरह हिंदी में प्राय 3 से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है, यानी 3 से अधिक, अर्थात कि पहला, जैसे कि कल हमने देखा था व त स र और ये। अब इस शब्द को तोड़ो, हमने वत्सर्य वर्ण पढ़े थे, तो ये व, इसके साथ अ, इसके साथ त, इसके साथ स, इसके साथ र, और फिर य और अ। अब देखो 1 2 3 और 4, 4 व्यंजनों का मेल हो रहा है, चारों के बीच में एक भी स्वर नहीं है। और यह प्रश्न आपसे आगे पक्का पूछा जाएगा किसी न किसी परीक्षा में कि हिंदी में प्राय 3 से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है, और अपन मान लेते हैं कि 3 से ज्यादा व्यंजन तो एक साथ कैसे जुड़ पाएंगे, तो अपन इसको गलत करके आएंगे या मना करके आएंगे, जबकि वो उत्तर क्या होगा, वो उत्तर सही होगा। जैसे स्तंभ है, जैसे मत्स्य है, वत्सर्य है या मातम, ये ऐसे शब्द है जिनमें 2 या 3 से ज्यादा व्यंजन एक साथ आ रहे हैं। दूसरा, जब किसी व्यंजन का, ये सहयोग नहीं है, संयोग है, व्यंजन का संयोग उसी, या ये मिस्टेक हुआ है, उसी व्यंजन के साथ होता है। जैसे कि क है, क के साथ क्या मिले, क ही मिले, तो ये क्या कहलाएगा, संयोग, ये द्वित्व कहलाता है। अक्सर हमारे पास एक प्रश्न रहता है कि संयुक्त, कौन से, संयुक्त, और दूसरी तरफ क्या है, द्वित्व। संयुक्त का अर्थ है दो अलग अलग, क्या, दो अलग अलग व्यंजन मिलेंगे। जैसे हमने क्या मिलाया था, क के साथ में त मिलाया था। जैसे हमने क्या मिला, हम क्या कह सकते हैं, र के साथ में ण मिला सकते हैं। तो ये क्या हो जाए, या इसको पूरा लिखूं मैंने, वर्ण, तो ये र के साथ क्या मिलाया, ण मिलाया, तो ये तो क्या है, संयुक्त हुए। द्वित्व का अर्थ है दोनों एक ही, जैसे कि क के साथ क, जैसे कि अन्न में न के साथ न, जैसे कि उत्तम में त के साथ त। तो ये जो है, ये क्या कहलाएगा आपके, ये गुण द्वित्व कहलाएगा। तो अब आया समझ में कि द्वित्व क्या है और संयुक्त व्यंजन क्या है। उसके बाद संयोग में जिस क्रम में व्यंजनों का उच्चारण होता है उसी क्रम में वे लिखे जाते हैं। यानी कि जिस तरीके से जैसे अपन शब्द जोड़ेंगे, ये अपन बोलते हैं अंत, तो अंत को ऐसे ही लिखेंगे, अ के बाद में न और फिर त लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि अ त और न लिखे हैं, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, ये लो सिर, अपन अक्सर क्या करते हैं, सिन्हा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिन्हा। इसका मतलब ये, जबकि ये क्या है, सरासर अशुद्ध है, ये गलत है, ये त्रुटिपूर्ण है। तो जैसा बोलेंगे वैसा ही क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद अगला नियम, रकार, रकार यानी र। अगर किसी शब्द में र आ रहा है तो उस र के लिखने के कितने नियम चलते हैं, 3 नियम। अगर पहला है रेप, रेप का अर्थ होता है र आधा, आधा र जिस भी शब्द में होता है उसको क्या कहते हैं, रेप। उसके पीछे कोई व्यंजन हो, यानी क्या हो, ये र आधा हो, हलंत हो, और उसके पीछे कोई भी एक क्या हो, व्यंजन हो। और जिस भी व्यंजन के साथ इसके बाद आएगा, जैसे कि ये व धन, अ धन, र धन,
है ना, ये वर्ण बना। तो अब ण के ठीक पहले क्या है, र आता है। तो जब भी शब्द लिखेंगे ये र क्या करेगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा, इसके ऊपर बैठ जाएगा। ये एक लिखने का सामान्य तरीका है। जैसे कार्य में अपन लिखते हैं का धन र धन य, जैसे ही र हलंत हुआ, र किसके ऊपर चढ़ गया, ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। जैसे धर्म, एक नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम, यदि र से पूर्व यानी कि ये प र थ और म, अब ये र है, इससे पहले क्या है, कोई भी वर्ण है वो आधा है। तो उसमें ऐसी दशा में क्या होता है कि कोई भी पूर्व व्यंजन स्वर रहित है तो र उसके नीचे लिखा जाता है, यानी र क्या करेगा, इस प्र के नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा प्रथम। अब ये खेल कहां होता है, यहां भी एक मामला है कि जिन वर्णों के पीछे क्या है, खड़ी पाई है, वहां तो ये नीचे लग जाएगा, या वहां तो इसको ऐसे लिख लेंगे सीधे। लेकिन जिनके साथ खड़ी पाई नहीं लगती है, उनके लिखने का तरीका अलग है, और वो तरीका है तीसरा। जैसे कि ड, अब इसमें खड़ी पाई नहीं है तो इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे, इसके नीचे क्या बनाएंगे, एक तीर सा निशान बनाएंगे। तो जैसे राष्ट्र, अब इस ट में खड़ी पाई नहीं है तो यहां ये लिखे जाएंगे। तो जो भी ऐसे गोलाकार वर्ण है, हिंदी में कुल 7 वर्ण है जिनमें खड़ी पाई नहीं लगती है, और इन 7 में क्या है, 7 व्यंजन, और इन 7 में ये जो र लिखा जाएगा वो हमेशा इस तरीके से ही लिखा जाएगा। अगला नियम ही देख लो कि हिंदी के 7 व्यंजन, ये आने वाला प्रश्न है कि हिंदी के 7 व्यंजन जो संयोग अथवा स्वर रहित होने की दशा में भी पूरे लिखे जाते हैं। यानी कि इसको ऐसे समझो, मान लीजिए मैंने क को आधा लिखा, तो क के बाद में त लिखूं तो क्या मैं लिखूंगा, क त, या प के साथ व लिखूं तो प व लिख सकते। लेकिन जैसे समझो कि ट है और ट के बाद में कोई भी एक ये लो, तो अपन क्या लिखेंगे, इनको जोड़ते वक्त भी टो लिख लेंगे। या जैसे कि अड्डा है, ये लो, तो ड के बाद में ठीक ड है, तो इस ड को हलंत करने के लिए इसके नीचे हलंत लगाएंगे। तो इनके लिखने का तरीका है कि ये पूरे लिखे जाते हैं और उनके नीचे हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है। ये जो चिन्ह अपन लगाते हैं ऐसे आडी लाइन, इसको क्या कहते हैं, हलंत। और ये 7 कौन से, ये ज्ञ है, स है, ट है, ठ, ड, ढ और ह, ये हमेशा क्या लिखे जाते हैं, पूरे लिखे जाते हैं और इनके नीचे हलंत लिख दिया जाता है। उसके बाद 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। महाप्राण यानी कि दूसरा और चौथा, कभी भी दूसरा और चौथा या दूसरा और दूसरा या चौथा और चौथा, इस समूह में व्यंजन नहीं आएंगे। जैसे कि थ के ठीक बाद में थ नहीं आएगा, अगर ऐसा आ रहा है तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, त में बदल जाएगा, कथ। तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे इससे पूर्व अल्प प्राण ही रहता है, जैसे अच्छा, तो अब ये अ और इसके बाद में क्या आया, स, और स के बाद में ये स महाप्राण है, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा अल्प प्राण रहेगा। ठीक वैसे ही पत्थर में प, त और ये महाप्राण और ये अल्प प्राण। तो ये एक सामान्य नियम चलता है। अनुस्वार और अनुनासिक 2 अलग अलग ध्वनियां हैं और दोनों के उच्चारण से पूर्व स्वर की आवश्यकता होती है। प्रश्न यहां से बनेगा कि अनुस्वार और अनुनासिक से पूर्व स्वर की आवश्यकता होती है। कथन और कारण में यह प्रश्न पक्का पूछा जाएगा या इस तरीके के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिलहाल आलोक राज जी ने यह घोषणा कर दी है कि इस बार का जो सीईटी का पेपर होने वाला है वो पेपर बहुत स्टैंडर्ड लेवल का आने वाला है। और पिछले आप इसके पटवारी के बाद में 3rd ग्रेड मेंस के इन पेपरों को देख चुके होंगे कि राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है वो किस तरीके के पेपर बना रहा है।
और बहुत लेंथी, बहुत लंबे लंबे प्रश्न बनाए जाते हैं। ऐसे में आपको इन बातों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। तो इनको अभी अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे ये काम में लिया जाता। अब होता ये खेल ये है कि ये जो अनुस्वार है, ये क्या है? अनुस्वार है। अब अनुस्वार है वो तो ऐसे लिखा जाता, या अपन कहते हैं कि कौन सा, ये जो पांचवा वर्ण है वो क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। या अंतस्थ और उष्म, इनके साथ अनुस्वार क्या रहता है? हमेशा अनुस्वार ही रहता है। जैसे कि संयम, अब इसमें ये टुकड़े नहीं कर सकते, इसको अपन नहीं लिख सकते। जबकि अगर दिनांक है तो अनुस्वार के बाद ठीक बाद का है, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, दिनांक। अब ये लिखा जाएगा, तो ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। लेकिन स्वर के ठीक बाद में इनमें से अंतस्थ और उसमें में से कोई हो तो अनुस्वार ही रहता। दूसरी बात, अनुनासिक किसको कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं चंद्र बिंदु को। ये जो चंद्र बिंदु लगाया जाता है इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। और ये क्या है? स्वर का एक सामान्य गुण है। ये हमेशा स्वर के साथ लगता है, स्वर का एक गुण है। और हम अच्छे से समझेंगे कि ये जो चंद्र बिंदु है या जो अनुस्वार है, ये दोनों अलग अलग ध्वनियां हैं। अनुस्वार तो एक पूरे आधे वर्ण का नेतृत्व करता है, लेकिन ये जो अनुनासिक है ये क्या होता है? ये हल्का होता है, बोलने में बहुत कम बोला जाता है। जैसे कि आ है, अब अपन बोलते हैं आ। दूसरा इनके दूसरा अनुस्वार और अनुनासिक में एक अंतर ये भी है कि अनुस्वार है ये तो कहां से बोला जाता है? नाक से। केवल और केवल क्या है? नासिक्य ध्वनि है, केवल नाक, यानी मुख से हवा नहीं निकलेगी। जबकि अनुनासिक में क्या होता है? हवा मुख से भी निकलती है और उसके साथ साथ नाक से भी हवा निकलती है। यानी जो स्वर वायु है, जो प्राण वायु है, उसका प्रवाह क्या होता है? दोनों जगह से होता है। और इसलिए ये क्या कहलाता है? अनुनासिक। तो इनमें एक सामान्य अंतर यह भी है कि अनुस्वार है वो क्या है? केवल नासिकीय ध्वनियां है। जबकि अनुनासिक है वो क्या है? मुख और नाक दोनों जगह से वायु प्रवाह होती है या वायु प्रवाह होता है। उसके बाद एक और बात, कई बार अपन जैसे लिखें ये ला आ है, या अब इसमें का, जैसे का में आ जुड़ेगा तो ये का बन जाएगा। लेकिन अब के बनाएंगे यानी इसके ऊपर एक ही मात्रा लगाएंगे तो यही चंद्र बिंदु क्या हो जाएगा? अनुस्वार के रूप में भी काम में लिया जाएगा। इसका एक उदाहरण देता हूं, मां। अब यहां हमने इसको आसानी से लिख लिया, लेकिन जैसे ही अपन लिखेंगे ईंधन, यहां ये है तो चंद्र बिंदु, लेकिन चंद्र बिंदु लिखने की जगह नहीं है, तो यहां क्या हो जाएगा? ये इसमें ही लिखा जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं हमारे पास। एक बार से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा था। आज हमने सबसे पहले प्राण श्वास वायु के आधार पे भेद पढ़े। श्वास वायु के आधार पे दो भेद होते हैं, एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण का सामान्य सा फॉर्मूला क्या? 1 3 5 स्वर, और स्वर के साथ हमेशा क्या आएंगे? य र ल व। और क्या आएगा? ये य। अरे जो ड़ है यह नहीं, ये ड़ क्या है? ये जो ड़ है ये क्या है? अल्प प्राण है। 1 3 5 यर लव सभी स्वर, और ढ क्या है? ये अल्प प्राण है। बचे क्या? 2 और 4, इनके साथ में स स स और ह।
ये चारों क्या है, महाप्राण है। होगी बात। उसके बाद अगली बात हमने की थी महाप्राण की, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में और तीव्र गति से निकलती है, उससे याद रखना जरूरी क्या है, दूसरा और चौथा। और साथ में स स ह और ये ढ, ये पक्का पक्का कंठस्थ रखिए कि ये क्या है, ये महाप्राण है। उसके बाद हमने बात की थी किसके आधार पे, स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पे। कंपन हो ना हो तो उसको क्या कहेंगे, अघोष कहेंगे, और अगर कंपन हो तो उसको क्या कहेंगे, घोष कहेंगे। अघोष कौन कौन से होते हैं, तो अघोष में अपन याद रखेंगे पहला और दूसरा। अघोष यानी पहला और दूसरा। उसके साथ साथ क्या आएगा, स और स। ध्यान रखना है ह अघोष ध्वनि नहीं है, तो ये स और पहला और दूसरा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सघोष या घोष, यानी जो क्या है, सभी स्वर है वो क्या कहलाएंगे, घोष कहलाएंगे। और स्वर आएंगे मतलब य र ल भी क्या कहलाएगा, घोष कहलाएगा। और तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी एक तरफ तो अपन क्या लिख रहे थे, 1 2, और दूसरी तरफ 3 4 5, इधर क्या आएंगे, य र ल व, इनके साथ क्या आएंगे, स्वर आएंगे। इनके साथ क्या आएंगे, स्वर। स्वर आएंगे तो इनके साथ क्या आएगा, ढ और ढ भी इनके साथ आएगा। दूसरी और इनके पास बचा क्या, यहाँ ह भी क्या होता है, अरे घोष होता है। इधर क्या बच गया, स और स। तो ये तीनों इधर अघोष, यार अघोष क्या, घोष कहलाते हैं। उसके बाद हमने बात की थी अक्षर के भेद की। अक्षर के 2 भेद होते हैं, एक तो बदाक्षर और दूसरा मुक्ताक्षर। बदाक्षर यानी जिसके अंत में स्वर नहीं आए, अर्थात अंत में क्या हो, व्यंजन हो, तो वो क्या कहलाएगा, बदाक्षर। और अंत में अगर स्वर है तो वो क्या कहलाएगा, मुक्ताक्षर कहलाएगा। उसके बाद में हमने बात की थी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। सामान्यतः याद इतना ही रखना है कि 11 तो हमारे पास क्या है, 11 स्वर है, 2 अयोगवा है, 33 मूल व्यंजन है, उसके साथ साथ 4 संयुक्ताक्षर है, 2 उत्क्षिप्त ध्वनियां है और 1 विशिष्ट वर्ण है। और ये कुल मिला के आंकड़ा कितना होता है, 53। तो हम याद रखेंगे कि वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी में, 53। मूल व्यंजन कितने हैं, मूल व्यंजन कितने हैं, 33। कुल व्यंजन कितने हैं, 40। और स्वर कितने, 11। अयोगवा 2, 40 और 11 51, 51 और 2 53। तो हम ये संख्या भी एक एक करके याद रखेंगे। उसके बाद हमने कुछ तथ्य देखे, जैसे री है वो संस्कृत का वर्ण है, संस्कृत का स्वर वर्ण है, और केवल संस्कृत वर्णों में ही काम में लिया जाता है। उसके बाद हमने संयुक्त वर्ण और संयुक्त और द्वित्व ये भेद समझा। संयुक्त का अर्थ है कि 2 अलग अलग एक साथ जुड़े, और द्वित्व का अर्थ है कि एक ही से एक ही व्यंजन क्या हो, 2 बार आए, एक बार आधा और एक बार पूरा, तो वो क्या कहलाएगा, द्वित्व कहलाता है। उसके बाद हमने बात की थी कि जिस क्रम में होते हैं ये सामान्य सा लेखनी से जुड़ा हुआ बात है, फैक्ट है कि जैसे बोले जाते हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। उसके बाद हमने र को लिखने के 3 नियम सीखे थे कि या तो र क्या है, आधा, और उसके बाद में कोई भी व्यंजन है तो र क्या करेगा, उस व्यंजन के ऊपर चढ़ जाएगा। अगर र से पहले कोई व्यंजन आधा है तो र क्या करेगा, उसके नीचे चला जाएगा। अगर उन 7 वर्णों में जिनमें खड़ी पाई नहीं लगती है तो वो क्या, यहाँ क्या होगा, व्यंजन र है वो इसके नीचे ऐसे एक एरो या तीर के निशान की तरह लिखा जाता है। और अंत में हमने बात की थी हिंदी में 7 व्यंजन, कितने व्यंजन, 7 व्यंजन है जिनमें किसका प्रयोग नहीं होता है, जिनमें खड़ी पाई नहीं है। और जब खड़ी पाई नहीं है तो इनको आधा कैसे करेंगे, तो इनको लिखते वक्त किसका प्रयोग करेंगे, हलंत का प्रयोग करेंगे। ये कुछ सामान्य नियम थे जो आज की कक्षा में हमने एक एक करके पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा
कि कभी भी दो महाप्राण व्यंजन एक साथ नहीं आते हैं। उदाहरण भी देखा, जैसे अच्छा है, जैसे पत्थर है। और अंतिम जो बात की थी वो की थी अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों की। अनुस्वार यानी कि आधा व्यंजन, और आधे व्यंजन का तात्पर्य यह कि उसमें बोलने में थोड़ा प्रभाव ज्यादा रहता है। और दूसरी बात, अनुस्वार केवल नाक से ही बोले जाते हैं, जबकि अनुनासिक है वो क्या है, वो स्वर का एक गुण है, हमेशा स्वर के साथ आते हैं दोनों। और अनुनासिक है ये बोलने में बहुत हल्का होता है। और जब दीर्घ वर्ण जैसे बी है, आई है, ए है, ओ है, अगर इन मात्राओं से युक्त कोई भी अपन व्यंजन लिख रहे हैं तो उनमें क्या करेंगे, उसको अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात पढ़ी थी अनुनासिक व्यंजनों के बारे में, ध्वनि के बारे में, वो ये थी कि अनुनासिक ध्वनि मुख और नाक दोनों से बोली जाती है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में हमारे अगले एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी पुरजोर होगी, अच्छे से चल रही होगी, और पूरा जोर लगा दीजिए, पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। नमस्कार, जय हिंद।